तो लास्ट पार्ट में बहुत लोगों का कहना था कि हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा ही कमजोर है, कायर है इटीसी। तो इस पार्ट में हम लोग क्रिस को एरोगेंट होते हुए देखेंगे, वो अपने पावर के बारे में समझेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली का बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, सुखी रहे, मस्त रहे, दुनिया में अपना रंग फैलाते रहे। एंड पवन कुमार, आपको दिल से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद फॉर 50 रुपीज डोनेशन। तो लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि किसी डेमन गॉडेस को हमारे एमसी के अंदर से कुछ चाहिए था, जिसके कारण से दुनिया में राक्षसों का आना बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। अब आगे दिखाया जाता है एक गवर्नमेंट ऑफिस को, और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो क्रिस था। वो कहता है तो मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ, और वो कुछ टाइम पहले के बात को सोचता है। उसके माँ ने जब सुना था कि उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, वो बहुत ज्यादा रोई थी, और वो क्रिस के कंधों में हाथ रखते हुए कहती है मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा ही गर्व महसूस करती हूँ। और वो अपने माँ के चेहरे की खुशी को देखने के बाद आज वो ऑफिस में आकर पहुंचा है, और वो सोचता है पता नहीं मेरा पहला एक्सपीरियंस अब कैसा होने वाला है। तभी दिखाया जाता है वही आदमी को जिसने क्रिस को जंगल के अंदर से ढूंढ पाया था, और वो साइड से जाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे कमजोर का हमारे ऑफिस में कोई भी काम नहीं है। भाई क्रिस अपने नाक में हाथ रखते हुए सोचता है ये आदमी कितना ज्यादा ड्रिंक करता है, इसके मुंह से कितना ज्यादा गंद निकल रहा है। तभी वो आदमी वो सामने जब बढ़ ही रहा था, उसके सामने और एक आदमी था, और वो कहता है ये लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ से वही हैंडसम सा डूड था, और वो काफी ज्यादा ही गुस्सा था। वो कहता है मेरे जैसे एक ताकतवर एबिलिटी यूजर को सियोल के हेडक्वार्टर की जगह इस छोटी सी शहर पर क्यों भेज दिया गया है। तभी वो टीम लीडर पीछे घूमते हुए कहता है ये तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पास तो लेवल 7 का पावर है, तो लगता है तुमने कोई ना कोई गलत काम तो जरूर से किया है। ठीक है जो भी है, चलो फिर तुम लोग ऑफिस में आओ। और वो एक दरवाजे को खोलने लगता है। भाई क्रिस का सीन दिखाया जाता है। वो मनी मन सोचता है इसी ऑफिस में मैं भी जाने वाला हूँ, इसके अंदर क्या हो रहा होगा। और वो कुछ ज्यादा ही क्रीपी सा चीज को इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है उस दरवाजे के पीछे से एक रेड कलर का रोशनी निकल रहा था, और उसके अंदर वो सारे हीरो वाले लोग मॉन्स्टर को काटते हुए उसके ऑपरेशन करते हुए अंदर की चीजों के बारे में जानने का कोशिश कर रहा होगा, रिसर्च कर रहा होगा। और वो मन ही मन सदमे में चला जाता है। तभी अचानक से टीम लीडर क्रिस का नाम पुकारता है, और इससे क्रिस का सदमा टूट जाता है। लीडर कहता है ए लड़के क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले। फिर वो तीनों अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है वो एक नॉर्मल सा ही ऑफिस था, और क्रिस सोचता है मैंने जैसे कि सोचा था ये वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वो ग्रीन शर्ट वाला आदमी कहता है ए लड़के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ दोकमान, और हमें बताया जाता है इसका उम्र है 41 ईयर्स, और वो 12 साल से सिविल सर्विस में काम कर रहा है। वही वहाँ पर दूसरी लड़की थी, इसका नाम जूली है, जो कि 36 साल का है, और इसके पास 7 साल का सिविल सर्विस में काम करने का एक्सपीरियंस है। मेरे पास तीसरा आदमी किम था, जो कि 51 ईयर्स का है, और इसके पास 7 साल का काम का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कलरफुल हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम इंस्पेक्टर मान कोई है, जो कि 25 साल का है, और इसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है बेट, मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम लोग अपने अपने टेबल पर जाकर बैठ सकते हो। मिलते हैं ऑफिस खत्म होने के बाद। और वो वहाँ से जाने लगता है, जबकि हमारा हीरो एक सीट में बैठते हुए मनी मन सोचता है पहले दिन तो काम के बारे में सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह सिखाया जाता है, और इन्होंने बस मेरे को कह दिया काम करने के लिए। अरे भाई करना क्या है। भाई वो मन ही मन सोचता है आसपास के सारे लोगों को देखकर लग रहा है वो लोग बहुत ही फोकस के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे को शायद से उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए। और वो सामने की तरफ वही हैंडसम से लड़के को देखते हुए हाथ को हिलाता है, और वो हाई करता है, और वो आशीष भी इसे नोटिस करता है, और वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो गुस्से के साथ कहता है ये तुम चिमकांडी, तुम मेरे को क्यों देख रहे हो। इससे क्रिस ने जितना भी हिम्मत गैदर किया था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और वो मन ही मन सोचता है यहाँ के लोग तो काफी ज्यादा टफ लग रहे हैं। वही दूसरी तरफ वो आदमी टेबल में अपने सर को रखते हुए गुस्से के साथ कहता है ये पूरी तरीके से रेडिकुलस है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, मेरे को इस छोटे से रीइंफोर्समेंट टीम के अंदर डाल दिया गया है, ऐसा वो लोग कैसे कर सकते हैं। भाई क्रिस मन ही मन सोचता है इसमें कौन सी प्रॉब्लम है कि इसको इस टीम के अंदर डाल दिया गया। तो वो साइड में रंगीन कलर वाले लड़के से पूछता है सर यहाँ पर सारी काम वगैरह कैसे होता है। वही दिखाया जाता है उसके सामने स्क्रीन में शॉपिंग का पेज ओपन हुआ था, और वो हेडफोन को उतारते हुए बहुत ही सीरियस फेस के साथ कहता है तो हम स्पेशल यूलो टास्क फोर्स है, और इस पूरी कंट्री के अंदर टोटल 13 हेडक्वार्टर है, और सबके सब बड़े बड़े शहर के अंदर है, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, और उनमें लेवल 7 से ऊपर वाले जो एबिलिटी यूजर होते हैं वही बस उसका मेंबर बन सकता है, और सारे इंपॉर्टेंट मिशन के अंदर वही के लोगों को भेजा जाता है। इसके अलावा हमारे जो गोंगोआ आइलैंड का ऑफिस है जिसके अंदर अभी तुम हो, इसके अंदर कभी कभी मॉन्स्टर देखा जाता है, इसके कारण से ये एक बहुत ही छोटा सा ऑफिस है जिसके अंदर
सबसे कमजोर या फिर उन लोगों के अंदर कोई ना कोई खामी तो जरूर से है। तभी क्रिस कहता है अच्छा तो इसके कारण से मेरे को यहाँ पर रखा गया है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, बट बाकी के इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है? भाई दिखाया जाता है इनका लीडर चुपके से साइड पर सो रहा था और बाकी के लोग भी काफी ज्यादा ही कामचोर थे। तभी मान और कहता है हमारे यहाँ कुछ ताकतवर लोग भी हैं जिन लोगों को वॉलंटरीली यहाँ पर भेजा जाता है। क्रिस उसका नाम पूछता है और तभी दरवाजा खुलने का आवाज आता है। वो दोनों दरवाजे की तरफ देखता है और वहाँ पर असल में कैप्टन बेली थी जिसका पावर हम लोगों ने पिछले सारे एपिसोड पर देखा था। वो काफी ज्यादा ही ताकतवर है। क्रिस उसके तरफ देखता है, भाई वो लड़की भी इसे नोटिस कर लेती है। तभी स्टेशन मैनेजर कहता है तुम्हारा ड्यूटी रात को लगता है, अभी के टाइम का स्टेशन मैनेजर मैं हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? घर में जाओ आराम वगैरह करो। तो वो लड़की कहती है घर में जाकर क्या ही फायदा, मेरे घर में कोई भी नहीं रहता और मेरे को काम करने में ज्यादा मजा आता है। उसके साथ वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है। तभी मान और भी कुछ बक रहा था। भाई वो लड़की क्रिस को ही देख रही थी और वो मनी मन सोचती है इस लड़के के अंदर काफी अजीब गरीब पावर है जिसको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। भाई क्रिस काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने, मेरे को एक्स्ट्रा लिविंग एलोवेंस का भी पैसा मिलेगा? तभी मान हाँ में जवाब देता है। तभी क्रिस सोचता है मेरे को अपनी लाइफ के लिए फाइट करना पड़ेगा, इसके कारण से यहाँ का सैलरी थोड़ा सा ज्यादा ही है। तभी मान कहता है ओ मैंने तो एक चीज बताना भूल ही गया था, जो लिविंग अलाउंस है वो तुम्हारी साल की सैलरी से 5 गुना ज्यादा होने वाला है। अब सुनकर तो क्रिस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है इतना ज्यादा पैसा सुनकर। तभी मान पीछे घूम जाता है और दोबारा से अपने शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मैंने आज के लिए बहुत ज्यादा बात कर लिया, ठीक है अब मेरे को और डिस्टर्ब मत करना जब तक ना पीछे का वो बेल बज जाए। और वो वापस से हेडफोन को पहन लेता है। भाई क्रिस को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो मनी मन सोचता है मैंने इतना भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, ये कुछ ज्यादा ही रिएक्शन दे रहा है। भाई वो बेल बजने का इंतजार कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाता है, 5 बज रहे थे और क्रिस चाय की चुस्की लगाता है और मनी मन सोचता है एक आराम का जॉब, काफी अच्छी खासी सैलरी और काम भी इतना कम, ऐसी लाइफ ही तो सबको चाहिए। इतने दिनों तक मेरे को ये जॉब के बारे में पता क्यों नहीं था? तभी उनके बॉस या फिर लीडर का नींद टूट जाता है और वो उठकर कहता है चलो फिर लगता है आज का काम हो चुका है। हे तुम नए लड़के, तुम लोग आज पहली बार ऑफिस में आए हो, क्या तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? भाई आशीष तो ना कर देता है। भाई क्रिस अपने हाथ उठाते हुए पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ ये राक्षस कहाँ से आते हैं? तो लीडर कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है नहीं ये तो मेरे को भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो लोग आते कहाँ से हैं। भाई मान पीछे से कहता है राक्षस ऊपर से आते हैं क्योंकि सारे गेट जो होते हैं वो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है और उसी के अंदर से वो राक्षस बाहर निकलते हैं। भाई डीसी सोचता है एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर जो कि बाहर आता है और इतने सारे लोगों को वो खत्म कर सकता है, या फिर कहे कि ये स्ट्रॉन्ग पीपल अगर ना काट दे तो फिर पूरा ह्यूमैनिटी ही तबाह हो सकता है। इसके बारे में आज तक कोई रिसर्च नहीं हुआ, ये भी क्या कभी पॉसिबल हो सकता है? और फिर अपना हाथ छोड़ता है। तभी दिखाया जाता है टीम मैनेजर कहती है आज हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं, इसके कारण से आज के ऑफिस के बाद हम लोग पार्टी करने वाले हैं। भाई क्रिस भी दौड़ते हुए उनके पास जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हेड क्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर सोनीटा लिफ्ट से एक सीक्रेट फ्लोर के अंदर पहुँचता है और वहाँ से अंदर एंट्री लेता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा ट्यूब था और उससे काफी ज्यादा ही लाइट निकल रहा था और उसी के सामने एक आदमी जो कि और कोई नहीं बल्कि एम्परर जैन था, वो पीछे घूमते हुए सोनीटा को नोटिस करता है और उससे पूछता है तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? भाई वो एक रिसर्च पेपर को निकल कर कहता है राक्षस आने के पैटर्न वापस से नॉर्मल हो चुका है जो कि कुछ दिन पहले पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। भाई जैन उसी ट्यूब पर अपने हाथ फेरते हुए देखता है और उसके अंदर वही योलो मिस्ट था और जैन पूछता है कि तुमने अचानक से इनके बर्ताव बदलने का कोई पार्टिकुलर कारण के बारे में नोटिस करा है? भाई दिखाया जाता है ट्यूब के अंदर कोई सांस ले रहा था जिसके अजीब तरीके के बाल थे। सोनीटा कहती है नहीं अभी तक तो नहीं मिला बट कुछ ही दिनों के बाद हम लोगों को वो मिल जाएगा। और दिखाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अजीब से चादर में लिपटे हुए एक बंदा था जिसके अजीब तरीके का बाल था और उसे लोहे के बेड़ियों से बांध रखा गया था। भाई जैन उसे देखते हुए कहता है मैं अभी तो बता नहीं सकता बट सारे टीम लीडर्स को कह दो अलर्ट रहने के लिए, अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में पता चल गया तो हर तरफ ख्यावास फैल जाएगा। भाई सीन शिफ्ट होता है और क्रिस को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कोई खाना को तैयार करते हुए कहता है हम लोग जितने उस दिन के करीब आते चले जा रहे हैं हम लोग पार्टी भी उतना ज्यादा कर रहे हैं। भाई मैनेजर कहती है हाँ एक वेलकम पार्टी तो करना बनता है चाहे वो दिन कल ही क्यों ना हो। भाई क्रिस लीडर से पूछता है ये कौन से दिन के बारे में बात कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं? तभी लीडर कहता है आज से 1 साल पहले एक भविष्यवाणी करी गई थी कि आसमान से पानियों की बूंदों की तरह राक्षस नीचे आएंगे, हर तरफ डीमन गेट अपीयर हो जाएगा और उसके अंदर से करोड़ों के नंबर में मॉन्स्टर आएंगे और ह्यूमैनिटी को एक बहुत ही कठिन दौर से निकलना पड़ेगा या कहे तो वो खत्म भी हो सकता है। अब
इसे सुनकर तो ऋषि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है अगर ऐसा हुआ तो मैं भी मारा जा सकता हूँ। भाई लीडर कहता है ये एक टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं। भाई बोलो बाबा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है जबकि माँ ने अपने मोबाइल को ही घूर रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन बेली खाना खा रही थी और आशीष तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर वहीं पर अपना होश खो बैठा था और वो लोग मजाक मस्ती कर ही रहे थे। बट ऋषि अंदर ही अंदर काफी ज्यादा सीरियस था और वो कहता है ये लोग सीरियस क्यों नहीं है, मैं तब से देख रहा हूँ ये लोग बहुत ही ज्यादा ही कैजुअल है। तभी दूर कहीं पहाड़ी के ऊपर एक येलो कलर के रोशनी को दिखाया जाता है। वो असल में एक डीमन गेट था और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है जिसका कहीं सारे टेंटिकल्स थे और वो टेंटिकल्स एक हाथ की तरह था दिखाया जाता है। उसका हेड भी बाहर निकलता है जो कि साइज में काफी ज्यादा ही बड़ा था और सीन शिफ्ट होता है पार्टी के अंदर। सभी के मोबाइल में वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और सबके सब काफी ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। भाई उनका मैनेजर कहता है ये राक्षस लोग अब रात के टाइम क्यों अटैक करने लगे हैं, मेरे को लगा था यार आज का दिन काफी ज्यादा ही स्मूथ जाएगा बट देखो फाइनली बला आ चुका है। तभी कैप्टन बेली कहता है मैं कुछ ही टाइम के अंदर वापस से आता हूँ इस राक्षस के काम को तमाम कर कर। तभी आशीष भी उठते हुए कहता है मिस कैप्टन मैं भी जाऊंगा, बट बेली उसे मना करते हुए क्रिस की तरफ देखता है और उसे रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर देता है क्रिस मेरे साथ चलो। फिर कुछ टाइम के बाद टाटा के कार बेबी को रास्ते में दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसी के अंदर क्रिस था। क्रिस मन ही मन सोचता है टीम लीडर ने कहा है कि कुछ ही टाइम के बाद वो सारे राक्षस आसमान से उतर आएंगे, तब मैं कैसे बच पाऊंगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी पीछे से कैप्टन बेली उसे बुलाता है और वो कहती है तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में ज्यादा सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। वही क्रिस कहता है आपको कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ और इसके अलावा मैं इस चीज को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। तभी मिस बेली कहती है मेरे हिसाब से हमारे हायर अप्स और हेडक्वार्टर के लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है और हमारा मेन काम है इस राक्षसों के साथ फाइट करना और उन सभी को खत्म कर देना चाहे कुछ भी हो जाए। भाई क्रिस को डर लगता है मिस के एग्रेसिव चेहरे को देखकर बट वो मन ही मन सोचता है ये काफी ज्यादा कूल है। तभी कैप्टन बेली कहता है मेरे हिसाब से तुम्हारे पास एक काफी स्पेशल एबिलिटी है और मैं इसी चीज को देखना चाहता हूँ। भाई क्रिस को शर्म आने लगता है और वो मन ही मन सोचता है क्या मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है, क्या कोई कॉम्प्लीमेंट था। तभी बेली उस थर्ड लेवल के मॉन्स्टर के साथ क्रिस के फाइट को बताने लगता है और उसके हाथ को पूरी तरीके से रीजनरेट करने का एबिलिटी को वो एक्सप्लेन करता है। अब इन सारी चीज को सुनने के बाद क्रिस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस फाइट के सारे मेमोरीज को वो खो दिया था और वो मन ही मन सोचता है क्या मेरे को जिस मॉन्स्टर ने काटा था उसके पास राक्षसों को खाने का ताकत है। आप क्या मेरे को इस चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई कैप्टन बेली उसकी तरफ देखता है और वो कहती है शायद से तुम्हारे पास राक्षसों को खाने का एबिलिटी है। अभी सुनकर तो क्रिस पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और वो कहता है क्या मैंने सच में एक राक्षस को काट लिया था, इतना गंदा मैं कैसे हो सकता हूँ। तभी कुछ टाइम के बाद एक मॉन्स्टर को चीखते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके मुंह के अंदर एक शॉट को घुसेड़ दिया जाता है और यह असल में कैप्टन बेली थी जो कि उस नए मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और वो कहती है तुम यहीं पर आराम से खड़े रहो और वो क्रिस को बुलाता है। क्रिस कहता है तो आप चाहते हैं मैं इस मॉन्स्टर को अब खाऊं। भाई बेली हंसते हुए कहता है हाँ मैंने इस चीज को नोटिस करा है कि तुम अगर किसी राक्षस को काट लो तो वो किसी भी तरीके से हील नहीं कर सकता, तो तुम्हें इस एबिलिटी का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, इससे तुम अपने एबिलिटी को और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लो अब इसके हाथ को खा लो। इसी उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ते हुए सोचता है क्या मैं इस अजीब से इतने भद्दे से देखने वाले मॉन्स्टर के हाथ को काटूंगा। बट वो मन ही मन सोचता है अगर मेरे पास ऐसा पावर है तो मेरे को जरूर से इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिस कैप्टन ने भी कहा एक बहुत ही स्पेशल स्किल है और वो अपने मन को दिलासा देता है कि ये असल में कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस है। बट वो मॉन्स्टर भी गूंगा रहा था। तभी क्रिस बहुत ही एग्रेसिवली अपने मुंह को ओपन करता है और काटने की जगह उसके हाथ को चूम लेता है और वो कहता है ये कितनी भद्दी है। वही कैप्टन बेली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इसे काटो और मेरे को दिखाओ तुम्हारे पास क्या पावर है। भाई बेली क्रिस को चीयर अप करता है और क्रिस भी उसे फाइनली काट लेता है। भाई नेक्स्ट डे गांगुआन गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा क्रिस का हालत काफी ज्यादा खराब था और वो मन ही मन सोचता है मेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। भाई उसके सामने से आशीष उठते हुए कहता है ये तुम कमजोर सी रुकी, सभी लोग कह रहे थे कि तुमको फाइटिंग सीन पर भेजा गया था और फिर ऐसे ही घूमने के लिए कह दिया गया और काम खत्म होने के बाद तुम वापस से उनके साथ चले आए बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। भाई क्रिस को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है तो तुम कहने क्या चाहते हो। इसे आशीष काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है तुम्हारे लिए मेरे को फील्ड को देखने का मौका नहीं मिला, तुम एक इडियट हो। देखो तुम्हें कैप्टन बेली अपने हाथों से ट्रेनिंग दे रहा है और वो बस तुम्हें ही ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है क्रिस के बारे में भला बुरा कहते हुए। भाई क्रिस मन ही मन सोचता है ये कैसा बंदा है, ये इतना ज्यादा जलता क्यों है। बट तभी उसे वो बात काफी जोर से हिट करता है कि
वो काफी ज्यादा कमजोर है, वो फाइट में थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकता। तभी कुछ टाइम के बाद अलार्म बजने लगता है। भाई कैप्टन बेली उठते हुए कहता है क्रिस। भाई वो देखता है क्रिस के सीट में कोई भी नहीं था। भाई मेल बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस बैठकर अपने मन ही मन रो रहा था और वो अपने आप को कोस रहा था। मैं किसी भी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस में होते हुए एक राक्षस को काट नहीं सकता। ये काफी ज्यादा भद्दी है, काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। बट तभी वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है बट यही तो मेरी एक एबिलिटी है, हो सकता है ये काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। बट तभी छुट्टी का घंटा बज जाता है। इसके कारण से क्रिस बाथरूम से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचता है चलो फिर आज का दिन तो खत्म हो गया, मैं कल के दिन को भी ऐसे ही पार कर दूंगा। और तभी उसके सामने कोई खड़ा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि कैप्टन बेली थी। वो कहती है क्रिस क्या तुम बाथरूम में छुपे हुए थे? भाई क्रिस एक्सक्यूज देते हुए कहता है हाँ नहीं, मैंने कल के दिन राक्षस को खाया था, इसके कारण से मेरे को फूड पॉइजनिंग हो चुका है, मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द है और मेरा तबीयत भी काफी ज्यादा खराब लग रहा है। और कैप्टन बेली हाथ छोड़ती हुई कहती है मेरे को लगता है तुम इस जॉब के लिए नहीं बने हो। क्रिस उसके तरफ थोड़ा सा शॉकिंग फेस के साथ देखता है। बेली कहती है देखो तुम्हारे पास राक्षस का एबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गवर्नमेंट के लिए काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें बस एक एग्रीमेंट पे साइन करना है और उसके बाद इस जॉब को छोड़कर निकल जाना। और तुम्हें हमेशा अपने पूरे लाइफ के अंदर एक आदमी फॉलो करता रहेगा। और फॉलो का नाम सुनते ही ऋषि थोड़ा सा घबरा जाता है। वही कैप्टन कहती है हाँ तुम्हें अपनी जान का काफी ज्यादा परवाह है ना, तुम्हारे जैसे वीक कमजोर दिमाग वाले आदमी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा तुम लोग हमारे लिए और नॉर्मल सिविलियंस के लिए भी काफी ज्यादा खराब हो, क्योंकि बुरे कंडीशन में तुम लोग नॉर्मल से सिविलियन को भी खत्म कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। देखो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, देखो तुम इस जॉब को छोड़ दो अगर तुम अपने काम को नहीं कर सकते। और वो क्रिस के पास आते हुए कहता है हम लोगों के पास स्टाफ का कोई कमी नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और आकर बैठेगा। और यही बोलकर कैप्टन बेली वहाँ से जाने लगती है। जबकि क्रिस को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा ही सीरियस हो चुका था, वो उसी जगह पर फ्रीज हो चुका था, उसका पूरा बॉडी चलने के भी लायक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ बस सारे लोग हमेशा की तरह ऑफिस में आ चुके थे। भाई कैप्टन कहता है आज क्रिस नहीं आया, क्या तुम में से किसी ने क्रिस को देखा है या फिर तुम लोगों को क्या पता है उसे लास्ट टाइम कहाँ पर देखा गया था? भाई बेली भी क्रिस की सीट को देखता है, वो खाली था। सीन शिफ्ट होता है और एक नदी को दिखाया जाता है, वहाँ पर रेलिंग को पकड़ते हुए क्रिस खड़ा हुआ था और वो कहता है हाँ मेरे को साहब से जॉब को छोड़ देना चाहिए, इससे साहब से मेरे पूरे लाइफ भर कोई फॉलो करेगा, बट फालतू में फाइट करते हुए मरने से अच्छा ये काफी ज्यादा ही अच्छा है। चलो फिर मैं एक बार मेरे मॉम को कॉल कर देता हूँ और उससे मैं पहले कहता हूँ कि मैं इस जॉब को छोड़ने वाला हूँ। वो कॉल लगाता है और कहता है हर साल हजारों के तादाद में राक्षस देखे जाते हैं, तो फिर उनको मारने का भी क्या ही फायदा है, मैं कोई और जॉब कर लूंगा। और तभी कॉल कनेक्ट होता है और वो बात करने ही जा रहा था, अचानक से वो अपनी मॉम के मोबाइल से किसी के वॉइस को सुनता है। दिखाया जाता है उसके मॉम अपने एक दोस्त के साथ कहीं पर आई थी। ऋषि पूछता है मॉम आप कहाँ पर हैं? भाई क्रिस का मॉम कहता है मैं पहाड़ी में घूमने के लिए आया हूँ तुम्हारे दोस्त के मॉम के साथ। भाई क्रिस कहता है मैंने आपको बहुत बार कहा था कि जंगल में और पहाड़ी में ना जाने के लिए। भाई उसका मॉम कहता है क्या कहा तुमने? अब मेरे को सुनाई नहीं दिया। और दिखाया जाता है क्रिस के मॉम के आसपास एक येलो कलर का धुआं आने लगता है और दिखाया जाता है वो जंगल के अंदर काफी घनी फॉग छा गया था। भाई क्रिस काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो कहता है हेलो हेलो मॉम। भाई दिखाया जाता है उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्या मेरे मॉम ने कहा था कि उनके आसपास एक पीली सी धुआं छा रहा है और वो एक पहाड़ी में है। सीन शिफ्ट होता है और उसी पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है और इस जगह का नाम है इनांग माउंटेन। और एक सिविल सर्वेंट कहता है तुम सारे लोग हर तरफ फैल जाओ, यहाँ पर एक लेवल 5 का डीमन राक्षस देखा गया है, तो सबके सब काफी ज्यादा केयरफुल रहना। तभी एक आदमी ऊपर से कुछ साउंड को सुनता है, दूसरा देखता है वो एक ही जगह पर थम सा गया था। वो आगे आते हुए उस लड़के को हिलाने का कोशिश करता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? और तभी उसका भी आंख ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पर किसी के परछाई को दिखाया जाता है और ये असल में वही 5th लेवल का मॉन्स्टर था जो कि एक इंसान के हाथ को चबा रहा था। और वो उन लोगों को देखते हुए एक क्रीपी सा स्माइल देता है। वही दूसरी तरफ क्रिस का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ही तेजी के साथ रास्ते में दौड़ रहा था। भाई कुछ टाइम के बाद वो बिच्छू वाले एबिलिटी यूजर को दिखाया जाता है, उसका पोस्टिंग यहाँ पर हुआ था और वो काफी ज्यादा घबरा गया था। दिखाया जाता है उसका एक हाथ भी कट चुका था और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। दिखाया जाता है उसके सामने उसके सारे कॉमरेड को बहुत ही ब्रूटली खत्म कर दिया गया था। और दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अभी उनके कैप्टन के हाथ को चबा रहा था और वो आदमी कहता है ये बस एक 5th लेवल का डीमन है, ये कैसे इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। भाई उनके मैनेजर आगे आती हुई कहती है हमारे इनांग के सिक्योरिटी फोर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यहाँ पर बस अब मैं और बस तुम ही जिंदा हो। मैं यहाँ से इसको रोकने का कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर पर जाओ और इमीडिएटली सपोर्ट या फिर री-इन्फोर्समेंट का बंदोबस्त करने के लिए कहो। और दिखाया जाता है इस मैनेजर का एबिलिटी था क्लोन करने का, उसका बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और वो बिच्छू वाले एबिलिटी वाले इंसान दौड़ते हुए
वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर एक बोर्ड को दिखाया जाता है। उसी जगह पर कॉल करने का एक मैकेनिज्म लगाया गया था। वो जल्दी से वहाँ पर फोन नंबर को टाइप करता है और वो मन ही मन सोचता है यहाँ पर बस टेलीफोन से ही बातें करा जा सकता है, क्योंकि ये तारों के द्वारा जुड़ा रहता है और कोई भी आधुनिक मोबाइल काम ही नहीं करता। और सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर पर। सोनिटा कहती है इंडांग माउंटेन पर सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करा गया है। वो डीमन ग्रीन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस से निकलकर सिक्योरिटी फोर्स को भी पार करते हुए अभी नॉर्मल सिविलियंस के पास पहुंचने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हंसते खिलते हुए शहर कुछ ही टाइम के अंदर नरक के राह देखेगा। वहाँ पर हर एक इंसान खत्म हो जाएगा और हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ही देर कर चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी सारे लोग तैयार हो जाओ। मैं सीन शिफ्ट होता है और जंगल में एक रास्ते से एक गाड़ी जा रहा था और उसी गाड़ी से बहुत ही स्पीड के साथ क्रिस निकलता है और वो कहता है गाड़ी का पैसा सीट में ही रख दिया है तो ले लेना। और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ निकल पड़ता है और वो गेट पे आकर देखता है आज के लिए पहाड़ी में जाना बंद रखा गया है। और वो देखता है वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, बट वो उस झुंड के अंदर अपने मॉम को ढूंढ नहीं पाता। और वो सोचता है लगता है मेरा मॉम अभी भी इस पहाड़ी में ही है। तभी वो एक गार्ड के पास आते हुए उससे कहता है कि आप लोग थोड़ा से रुक सकते हैं, मेरा मॉम अभी तक इसी पहाड़ी में है, तो क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? भाई वो गार्ड उसे हटाते हुए कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते, कुछ जंगली जीव पहाड़ी में घूम रहे हैं और ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। भाई क्रिस जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और वो मनी मन सोचता है ये कोई जंगली जीव नहीं बल्कि एक राक्षस है। और वो बहुत ही तेजी के साथ पहाड़ी के पीछे की तरफ चला जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लोग जब गार्ड दे रहे थे पहाड़ी के दूसरे साइड से ऋषि पहाड़ी में चढ़ रहा था। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था, बट वो कहता है मेरे को किसी भी हालत में मेरे मॉम को बचाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। और सेंसिटिव होता है और जंगल को दिखाया जाता है वहाँ पर काफी डेंस पीला मिस्ट फैल गया था। तभी दिखाया जाता है किसी के पैर सूज गया था और ये असल में ऋषि के मॉम के फ्रेंड का था। वो उसके पैर को उठाते हुए देख रहा था। भाई वो आंटी कहती है इतने फॉग में मेरे को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दिया और मैंने गलती से मेरे पैर ठोक दिया, मेरे को लगता है मैं तो अब चल भी नहीं सकती। तभी ऋषि का मॉम पीछे घूमता है और कहती है यूबिन के मॉम तुम मेरे पीठ में चढ़ सकते हो। भाई वो सामने की तरफ देखता है एक शैडो के अंदर एक गोरिल्ला की तरह कोई जीव चढ़ते हुए आ रहा था और वो धीरे धीरे उनके तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसका मॉम भी इसे नोटिस करता है और वो अच्छी तरीके से देखने का कोशिश करता है। तभी दिखाया जाता है उस धुएं के चादर को पार करते हुए किसी के हाथ आगे बढ़ रहा था और ये देखकर क्रिस का मॉम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। उसके चेहरे से पसीना गिरने लगता है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि ऋषि था। वो कहता है मॉम मैं फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। भाई नीचे से वो कहती है क्रिसो बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई क्रिस अपने मोबाइल में उनके पिक्चर्स को दिखाता है और वो इसी को ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंच गया। भाई उसका मॉम पूछता है तुम्हारा जॉब का क्या हुआ? ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है। भाई क्रिस कहता है अभी के लिए ऑफिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ आइए। भाई वो दोनों मॉम आपस में बात करने लगते हैं कि कैसे क्रिस को जॉब मिल गया, वो एक सिविल सर्वेंट बन चुका है, क्या उसे शादी कर लेना चाहिए और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। भाई क्रिस बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर चीखते हुए कहता है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप लोग कभी और बात कर लीजिएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर एक राक्षस को देखा गया है। और तभी ऋषि के सिर के ऊपर कुछ पत्तियां गिरता है। इससे ऋषि शॉक होते हुए ऊपर की तरफ देखता है और वहाँ पर सच में वो गोरिल्ला राक्षस पहुंच चुका था। उसके सिर के ऊपर एक मिरर के जैसे चीज लगा हुआ था। क्रिस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसका पूरा बॉडी जिसकी फ्रीज हो चुका था उसे दोबारा से पैनिक अटैक आने लगता है। उसके चेहरे से काफी ज्यादा पसीना गिरने लगता है और उसे पैनिक अटैक भी आने लगता है। वो मन ही मन सोचता है अब मेरे को क्या करना चाहिए। भाई वो मॉन्स्टर बहुत ही शांति के साथ उसे देख रहा था। भाई क्रिस अपने दिल को पकड़कर मन ही मन सोचता है मैं हमेशा जब एक राक्षस को देखता हूँ मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगता है और मैं अपना होश खो बैठता हूँ। बट अभी के टाइम ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो कौन मेरे मॉम को बचाएगा? भाई यूबिन के मॉम कहता है आपके बेटे ऐसे अच्छी तरीके से बैठा क्यों है, लगता है वो नीचे भी गिर सकता है। भाई दिखाया जाता है ऋषि का हाथ सच में छूट जाता है। उसका मॉम जोर से उसका नाम पुकारता है और तभी उस मॉन्स्टर का ध्यान भी क्रिस के मॉम की तरफ चला जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से जंप लगाते हुए सीधा क्रिस के मॉम की तरफ हमला कर देता है। भाई क्रिस भी इसे नोटिस करता है और वो जोर से चीखता है नहीं। नीचे गिरते हुए उसके चेहरा एक पत्थर से टकराता है। फिर वो टपली खाते हुए नीचे गिर रहा था जबकि वो मॉन्स्टर इसके मॉम के बहुत ही पास तक पहुंच जाता है और वो अपने बड़ी सी मुंह को खोल लिया था। भाई क्रिस के मॉम भी उस मॉन्स्टर को नोटिस कर लेता है और क्रिस के चेहरे से चोट लगने के कारण से खून निकलता है और वो बस कहता है मॉम वहाँ से हट जाइए। तभी 4 बुलेट की तरह चीजें आगे बढ़ता है और दिखाया जाता है वो सब मॉन्स्टर के अंदर चला जाता है। ऋषि भी ये देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। वो समझने की कोशिश यहाँ पर अब क्या हो गया और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े नुकीले पत्थर गिर गए थे। भाई क्रिस का मॉम पूछता है क्रिसो
ये एक ऐसा अजीब सा जीव है और तुम्हारे सिर के ऊपर वो सारे क्या चीज है। भाई क्रिस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने सिर के ऊपर देखता है, वहाँ पर काफी सारे पत्थर घूम रहे थे और वो उन पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है ये तो वही पत्थर है जो कि उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर गड़ चुके हैं। और वो याद करता है ये तो असल में वही 3rd लेवल के मॉन्स्टर का एबिलिटी था। तो फिर क्या ये सच है? दिखाया जाता है क्रिस का पीठ पूरी तरीके से छिल चुका था और उसी के अंदर से एक पत्थर निकलता है। भाई क्रिस उस पत्थर को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो समझ पाता है वो असल में उस 3rd लेवल के डीमन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को भी काट लिया था। बट मेरे को तो पहले बताया गया था कि मैं बस उन मॉन्स्टर को काट सकता हूँ और उनके हीलिंग पावर को नाकाम कर सकता हूँ। बट क्या इसका मतलब ये भी है कि मैं उनके एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उनको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? तो फिर लगता है मैं इस डीमन के साथ फाइट भी कर सकता हूँ और इसे हरा भी सकता हूँ। और दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अभी भी वहीं पर गिरा हुआ था और क्रिस सोचता है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर है, लगता है ये यहीं पर खत्म हो गया। बट एक इतने कमजोर से मॉन्स्टर को क्यों यहाँ के गार्ड्स लोग पकड़ नहीं पा रहे? भाई दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की का हाथ सेक कर रहा था। ये असल में वही लड़का था जिसके पास बिच्छू का एबिलिटी था और जो हेडक्वार्टर में कॉल किया था। और तभी उसके सामने कोई पहुंचता है, वो अपने सिर को ऊपर उठाता है और वहाँ पर 2 गिगाचेट वाले आदमी थे। वो कहता है हम लोग हेडक्वार्टर से हैं, मेरे को बताओ तुमने उस डिमोन को जाने क्यों दिया? भाई वो कहता है वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही भयानक है, उसने हमारी पूरी टीम को ही तफा कर दिया। भाई वो टकलूसा आदमी अपनी ठुड्डी में हाथ रखते हुए कहता है तुम्हारा जो टीम लीडर था वो तो एक 7 लेवल का एबिलिटी यूजर है। भाई दूसरा लड़का कहता है तुम कहना चाहते हो एक 5th लेवल का डीमन ने तुम्हारी पूरे टीम को खत्म कर दिया? मेरे को बताओ उस डीमन के पास ऐसा कौन सी पावर है जो कि इतना खौफनाक हो सकता है? भाई वो लड़का कहता है उसके पास मिरर एबिलिटी है। सेंसिटिव होता है और हमें वापस से क्रिस को दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे अपने सिर को उठा रहा था और इसे देखता है उस मॉन्स्टर के ऊपर जितने भी सारे पत्थर थे वो उस मॉन्स्टर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके साथ साथ उसके बॉडी के ऊपर काफी सारे छोटे बड़े बहुत सारे बटन की तरह चीजें ऊपर आ चुके थे। और फिर उसके अंदर से ऋषि का वही स्टोन बाहर निकलता है। वो बिच्छू एबिलिटी वाला लड़का कहता है उस मॉन्स्टर के पास कॉपी करने की पावर है, वो किसी भी एबिलिटी यूजर के पावर को कॉपी कर सकता है और उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और क्रिस भी इसे देखते हुए काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर ने अपनी पीठ के ऊपर जितने भी सारे पत्थर थे वो सबको एक साथ ऋषि की तरफ फेंकता है और वो सारे पत्थर आकर ऋषि के बॉडी को छल्ली छल्ली कर देता है। ऋषि के मुंह से खून निकल जाता है, उसके चेहरे में भी एक पत्थर गड़ चुका था। ऋषि उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है इसने तो मेरी ही पावर का इस्तेमाल किया। फिर दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ऋषि के सामने आगे बढ़ रहा था और उसके सिर के ऊपर के मिरर से ऋषि को देखा जा सकता था। भाई ऋषि अपने चेहरे से उस पत्थर को हटाता है और वो समझ पाता है इस मॉन्स्टर के पास मिरर करने की एबिलिटी है, वो दूसरे के पावर को कॉपी कर सकता है। वो अपने बॉडी के अंदर से वो सारे पत्थर को बाहर निकलता है और वो एक चुटकी बजाता है। दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर भी उसी के साथ एक चुटकी बजाता है और इससे क्रिस थोड़ा सा शॉक होता है। भाई दिखाया जाता है क्रिस का मॉम रो रही थी और यूबिन का मॉम उसे चुप कर रहा था। तभी क्रिस उसके मॉम के पास आते हुए कहता है क्या आप ठीक हैं? भाई दिखाया जाता है क्रिस के मॉम के पैरों से खून निकल रहा था। तभी क्रिस का मॉम कहता है क्रिसू बेटा तुम्हारी बॉडी के कितने सारे जगह फट चुके हैं, तुम्हें अभी अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई क्रिस अपने बॉडी को दिखाते हुए कहता है देखिए मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो मनी मन सोचता है ये पीला धुआं नॉर्मल लोगों को तो हील नहीं कर सकता, इसके कारण से वो मेरे मॉम को भी हील नहीं कर पाएगा, तो इसके कारण से मेरे को किसी भी हालत में मेरे मॉम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और अपने मॉम को कहता है मम्मी यहाँ से आंटी को लेकर चली जाइए, अभी के अभी मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। और वो पीछे घूमते हुए कहता है मैं सिविल सर्वेंट में काम करता हूँ, नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे को बस कुछ मिनट दे दीजिए फिर मैं आपके पास लौट आता हूँ, फिर हम लोग एक साथ घर जाएंगे। और वो बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ते हुए जोर से चीखते हुए पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। और वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर रहा था जबकि ऋषि का मॉम भी जोर से चीखता है क्रिसू। भाई वो नीचे गिर जाता है और कुछ पंछी हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। ऋषि असल में एक पत्थर में आकर अपने आप को बचा लिया था जबकि वो मॉन्स्टर सीधा नीचे लैंड किया था। और वो नीचे की तरफ देखता है और वो मन ही मन सोचता है ये मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं है, वो अपने आप को हील कर सकता है, बट मैं बस इस मॉन्स्टर को मेरे मॉम से दूर रखना चाहता हूँ। मेरे को किसी भी हालत में कुछ टाइम गैदर करना ही पड़ेगा जब तक ना रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुंच जाए और हम लोगों को प्रोटेक्ट करे। भाई सीन शिफ्ट होता है और वही 2 हेडक्वार्टर के लोगों को दिखाया जाता है। वो दोनों सामने कुछ देखते हुए पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। दिखाया जाता है वहाँ पर असल में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मिरर डिमन आ चुके थे और उन लोगों ने वहाँ पर सारे सिविल सर्वेंट को खत्म कर दिया था और वो सारे मॉन्स्टर भी उन दोनों को नोटिस कर लेता है। भाई एक इन्वेस्टिगेटर कहता है यहाँ पर इतने सारे 5th लेवल का मॉन्स्टर कर आया है, हम लोगों ने तो बस सोचा था यहाँ पर एक ही होगा। भाई वो टकलू सा इंसान कहता है इनोवांग
के जो टीम लीडर थे उनके पास खुद को डुप्लीकेट करने का पावर था। शायद से उसी एबिलिटी का इस मॉन्स्टर ने मिरर किया है और उसे कॉपी किया है। इसके कारण से वो अपने बहुत सारे क्लोन बना लिया है। तो हम लोग बस उसके मेन बॉडी को जब खत्म करेंगे तभी इन सभी को भी खत्म करना पॉसिबल हो पाएगा। बट वो दूसरा इन्वेस्टिगेटर थोड़ा सा साइको था और वो कहता है इसका कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनके सारे क्लोन को ही खत्म कर दूंगा। और वो तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने पावरफुल मुक्के को बनाते हुए नीचे लैंड करता है और इसी के फोर्स से वहाँ पर सारे मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है। भाई वो टकलों से इन्वेस्टिगेटर सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी मार लो। और वो मन ही मन सोचता है बट इन सारे मॉन्स्टर में से असली भोटी कौन है ये समझना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। भाई सिंसेट होता है और एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मुंह के अंदर काफी सारी पीली फॉग को एब्जॉर्ब कर रहा था और ये असल में क्रिस के सामने खड़ा था। और दोस्तों यही असल में मॉन्स्टर का रियल बॉडी है और उसके सिर के ऊपर क्रिस की तरह ही वो सारे पत्थर एक क्राउन की तरह घूम रहा था। भाई क्रिस देखता है ये मॉन्स्टर काफी तेजी से अपने आप को हील कर सकता है, मेरे को अब क्या करना चाहिए। तभी एक वॉइस सुनाई देती है, क्या हुआ मारू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा इतना डरा डरा क्यों है। भाई क्रिस जोर से गुस्से के साथ कहता है तुम मेरे मम्मी के वॉइस को क्लोन करना बंद करो, तुम्हारा वॉइस काफी ज्यादा ही भद्दी है। और यही बोलते हुए वो अपने सारे नुकीले पत्थर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। भाई दिखाया जाता है वो सारे पत्थर उस मॉन्स्टर के आसपास गिरता है, एक भी पत्थर उस मॉन्स्टर को टच भी नहीं कर पाता। और ये देखकर क्रिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है मेरा एक्यूरेसी काफी ज्यादा खराब है। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने एक पत्थर को उठाते हुए सीधा क्रिस की तरफ लॉन्च करता है और वो पत्थर सीधा जाकर क्रिस के हाथ में गड़ जाता है। इससे क्रिस को काफी ज्यादा ही दर्द होता है और वो अपने सारे नुकीले पत्थर को एक साथ उस मॉन्स्टर की तरफ दोबारा से लॉन्च करता है। अब दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के बॉडी पर एक पत्थर गिरता है और इससे क्रिस काफी ज्यादा ही खुश हो गया था। बट वो मॉन्स्टर उस पत्थर को निकालते हुए एक क्रीपी से स्माइल देता है। दिखाया जाता है कुछ सेकंड के अंदर वो येलो मिस्ट उस घाव को ठीक कर देता है। ऋषि भी अपने बॉडी से उस पत्थर को निकालता है और वो मन ही मन सोचता है मेरी हीलिंग स्पीड से इस मॉन्स्टर के हीलिंग स्पीड काफी ज्यादा है। और तभी वो याद करता है कि कैप्टन बेली ने उसे कहा था ये तुम मेरे बात को गौर से सुनो। मैं दिखाया जाता है क्रिस बहुत ही थक कर जमीन में गिर चुका था और क्रिस कहता है मेरे को लगता है मैं इस जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। तभी बेली अपने हाथ आगे बढ़ाता है, क्रिस उसके हाथ को पकड़ते हुए खड़ा होता है और बेली कहती है देखो तुम चोट पाने से डरते हो बट ये पीला सा धुआं हम लोगों को हील भी कर सकता है और तुम्हारा हीलिंग स्पीड नॉर्मल से काफी ज्यादा है क्योंकि तुम बस हील ही नहीं बल्कि रीजेनरेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई हाथ वगैरह काट भी जाए तो फिर वो पूरा हाथ ही रीजेनरेट हो सकता है। मेरी क्रिस सोचता है और वो कहता है बट जो भी हो जाए दर्द तो दर्द होता है, इससे मेरे को काफी ज्यादा ही दर्द होता है। तभी वो वापस से याद करता है कि बेली ने कहा था तुम्हें उन राक्षसों को काटना पड़ेगा और उससे ही तुम्हारी ग्लूटेनी एबिलिटी का इस्तेमाल होगा जिससे कि वो राक्षस लोग दोबारा से हील नहीं कर पाएगा। बट क्रिस कहता है अब मेरे को माफ कर दो, मेरे हाथ को ऐसे मत दबाओ, बट इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए मेरे को उस मॉन्स्टर के पास भी तो पहुंचना पड़ेगा। भाई बेली कहती है अगर किसी मॉन्स्टर को मारना है तो उसके हेड को उसके धड़ से अलग करना पड़ेगा, बस इसी से वो दोबारा से वो पीला धुआं पैदा नहीं कर पाएगा और इससे वो हील भी नहीं कर पाएगा, इसके कारण से वो मर जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास एक सपोर्टिंग एबिलिटी है, ना तुम डिफेंस कर सकते हो ना तुम अटैक कर सकते हो, बट तुम्हारे पास जो हीलिंग एबिलिटी है वो हम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसके कारण से कभी भी किसी राक्षस से फाइट करने से डरना मत क्योंकि तुम आराम से अपनी बॉडी को हील कर पाओगे। भाई क्रिस भी सोचता है मैं अभी के टाइम मेरे दर्द के बारे में नहीं सोच सकता, मेरे को किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को रोक कर रखना पड़ेगा और अभी के टाइम तो मेरे पास ग्लूटोनी एबिलिटी से भी बढ़िया अटैकिंग एबिलिटी भी आ चुका है जो कि साइकिक स्टोन एबिलिटी है। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। मेरी से सोचता है मैं किस तरीके से इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्यूरेसी काफी ज्यादा ही खराब है, मेरा अटैक उस टारगेट में लगता ही नहीं है। मैं वो मॉन्स्टर ऊपर आते हुए कहता है क्रिस बेटा क्या गलत है, तुम्हारे चेहरे से इतना पसीना क्यों गिर रहा है। मैं क्रिस अपने पास से एक स्टोन को उठाता है और उसको अपने हाथों से उस मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च करता है। बट वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ही फुर्तीला था, वो बहुत ही आराम से उन पत्थर को डॉज करता है। और तभी जब वो बंदर मॉन्स्टर क्रिस की तरफ देखता है दिखाया जाता है क्रिस ऊपर से जंप कर दिया था एक पत्थर को अपने हाथ में पकड़ते हुए और वो मन ही मन सोचता है मैं जब अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे नहीं मार सकता तो फिर मैं उसको अपने हाथों से फूंकूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस पत्थर को अपने दांतों के द्वारा पकड़ लेता है और क्रिस ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वो जोर से चीखते हुए कहता है ऐसे मेरे प्लान को तुम कैसे बर्बाद कर सकते हो। मैं दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो क्रिस को अपनी गले से पकड़ लेता है। क्रिस वहां पर पूरी तरीके से लटक रहा था, वो भी उस मॉन्स्टर के हाथों के बल में। फिर वो मॉन्स्टर क्रिस को अपने पास खींचते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों हो क्रिस। और फिर वो सीधा क्रिस को अपने सिर के बल गिराने के लिए ऊपर की तरफ जंप कर देता है और वो ऊपर आकर
आकर क्रिस को धड़ाम से चोक्ड स्लैम देता है। दोस्तों अगर नाम थोड़ा गलत कर दिया तो रियल नेम कमेंट में कर देना। क्रिस मनी मन कहता है मेरे को सांस नहीं आ रहा और वो जोर जोर से खांसता है। वो अपने होठों को काट लिया था और वो मनी मन कहता है मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है, मैं बस अपनी ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे को इस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में काटना ही पड़ेगा। भाई वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और वो सीधा क्रिस के गले में काट लेता है। क्रिस वहाँ पर जोर जोर से चीख रहा था और वो अपने पीठ से एक पत्थर को निकालते हुए उस मॉन्स्टर के गले में भोंक देता है और फिर वो खड़ा होता है और अपने गले में हाथ देता है। वहाँ से काफी ज्यादा एक खून नीचे गिर रहा था। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके तरफ मुड़ता है और ऋषि अचानक से रियलाइज करता है कि उसका गले का चोट अब हील नहीं हो रहा। वो मनी मन कहता है मैं अपने आप को हील क्यों नहीं कर पा रहा? क्या इस मॉन्स्टर ने मेरी ग्लूटेनी स्किल को भी कॉपी कर लिया है? ऐसा नहीं हो सकता। और दिखाया जाता है क्रिस को वहाँ पर खड़े होने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। उसके दिमाग तक खून नहीं पहुँच रहा था। वो आसपास धुतला धुतला देख पा रहा था और वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है इतना ज्यादा ब्लड लॉस के साथ कोई इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है? बट मैं अगर गिर गया तो मैं सोच भी नहीं सकता यहाँ पर क्या हो सकता है। भाई वो मॉन्स्टर धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ रहा था। भाई क्रिस को साइड से कोई आवाज सुनाई दे रहा था, उठो उठो तुम। और वो याद करता है जब क्रिस बहुत ही ज्यादा थक गया था तब कैप्टन बेली ने उसे हौसला दिया था और उसे उठने में मजबूर किया था। भाई क्रिस कहता है मैं किसी भी तरीके से मेरे इस पैनिक अटैक को रोक नहीं पा रहा। मैं किस तरीके से इसे कंट्रोल करूं? जब भी ये आता है मेरा दिल काफी ज्यादा सिकुड़ जाता है, मेरे को घुटन सी महसूस होता है, मेरे को लगता है मैं किसी भी टाइम मर सकता हूँ। तभी कैप्टन बेली जोर से कहता है तो फिर तुम्हें इससे निकलना पड़ेगा। तुम्हें अगर हमेशा लगता रहा कि तुम मर जाओगे तो तुम असली के मरने से पहले बहुत बार मर जाओगे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम डिफेंस के लास्ट लाइन में आते हो। अगर तुम खत्म हो गए तो तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक से जंगल के तरफ से साउंड आता है, क्रिसो बेटा, क्रिसो तुम कहाँ हो? और ये असल में क्रिस का मॉम था। क्रिस भी ये सुन पाता है और वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करता है और एक नुकीले पत्थर को पकड़ता है। वो पत्थर इतना ज्यादा नुकीला था कि उसे बस पकड़ते हुए ही उसके हाथ से खून निकल रहा था। भाई वो मॉन्स्टर भी उसको कॉपी करते हुए उसके भी हाथ में एक नुकीला पत्थर आ जाता है। भाई वो याद करता है कि कैप्टन बेली ने कहा था कि अगर तुम्हें लगे कि यही फाइट तुम्हारा लास्ट फाइट होने वाला है तो तुम्हें उस एनिमी को भी अपने साथ ले डूबना है। भाई क्रिस भी ये याद करते हुए आगे बढ़ता है और वो अपने होठों को काटते हुए कहता है अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें लेकर डूबूंगा। भाई वो मॉन्स्टर भी जोर से चीखते हुए आगे बढ़ता है। वो दोनों ही आमने सामने दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और दोनों के हाथ में एक एक नुकीला पत्थर था। भाई दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए क्रिस के किडनी के साइड में उस पत्थर को गाड़ देता है। दर्द से क्रिस के आंखों से आंसू गिर रहा था बट वो सोच लिया था कि वो अगर यहाँ पर मरने वाला है तो वो इस मॉन्स्टर को भी लेकर मरेगा और वो अपने हाथ के पत्थर को हवा में उड़ा देता है। वो पत्थर काफी ज्यादा ही ऊंचाई तक पहुंच चुका था। भाई वो मॉन्स्टर कहता है क्रिसो बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई क्रिस उस मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथ से कस के पकड़ लेता है और वो जोर से चीखते हुए आसपास जितने भी सारे उसने पत्थर को लॉन्च किए थे उन सभी को एक साथ अपने साइकिक एनर्जी के साथ अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ खींचता है और दिखाया जाता है वो सभी पत्थर बाहर निकलता है और वो बहुत ही तेजी के साथ क्रिस की तरफ बढ़ रहा था और वो सारे पत्थर आकर उस मॉन्स्टर के पीठ में गड़ जाता है। और बस इतना ही नहीं बल्कि क्रिस के बॉडी के पीछे से आर पार हो जाता है। क्रिस अपने दर्द को सहने के अल्टीमेट स्टेज पर पहुंच चुका था। वो अपने दांतों को कस के पकड़ लेता है। भाई दिखाया जाता है उन पत्थर के कारण से उस मॉन्स्टर के एक हाथ भी कट जाता है और तभी दिखाया जाता है हवा में जो पत्थर को क्रिस ने फेंका था वो पत्थर नीचे आते हुए उस मॉन्स्टर के सिर को अपने धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। क्रिस भी नीचे गिर जाता है। उसके पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे पत्थर गड़ चुके थे और फिर वो लेट जाता है। भाई सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पर हेडक्वार्टर से बंदे आए थे। वो भी सारे मॉन्स्टर के क्लोन को हरा दिया था और तभी वो अचानक से देखता है वो मॉन्स्टर गायब होने लगता है। भाई वो आदमी कहता है लगता है यही इस मॉन्स्टर का मेन बॉडी था। अब देखो सारे मॉन्स्टर अपने आप से गायब होने लगे हैं। तभी वो टकलू आदमी कहता है नहीं तुमने मेन बॉडी को नहीं मारा है, किसी और ने ये काम किया है। दूसरी तरफ क्रिस का सीन दिखाया जाता है जब उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया तब उसका ग्लूटोनी स्किल भी डीएक्टिवेट हो गया जिसके कारण से वो अपने गले को हील करने में सक्षम हो पाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और मनी मन सोचता है थैंक गॉड मैं फाइनली अपने आप को हील कर पा रहा हूँ। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही खौफनाक था। मेरे को सच में लगा था इस बार तो मैं मरने वाला हूँ। चलो फिर मेरी मॉम काफी
काफी ज्यादा ही डरी हुई होगी, मेरे को उनके पास जाना है। तभी पीछे से आवाज आता है, खा लो उसे, खा लो उसे। और दिखाया जाता है क्रिस के पीछे से जैसे कि उसके पिताजी ये बात कह रहे थे। क्रिस पीछे घूमता है और उसका पिताजी कहता है, खा लो उसे। क्रिस सोचता है डैड हमेशा किसी मॉन्स्टर को देखते ही मेरे को कहते थे उसे खा लेने के लिए, क्यों डैड क्यों? तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर भी गायब होने लगा था। क्रिस सोचता है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही पावरफुल था, इसका एबिलिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर मैं इसे खा लूं तो फिर इसके एबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। और वो सोचता है कि उनके टीम लीडर ने कहा था कुछ टाइम के बाद आसमान से बारिश के बूंदों की तरह बहुत ज्यादा मॉन्स्टर धरती में उतर आएंगे, और जिसने इस भविष्यवाणी को किया है उसके एक भी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं निकला। तो अगर उसने कहा है तो फिर जरूर से होगा, और उसी दिन के लिए हम लोगों को ताकतवर बनना पड़ेगा। क्रिस सोचता है मेरे को ताकतवर बनना पड़ेगा, कम से कम मेरे लिए और मेरे मॉम के लिए। और वो उस मॉन्स्टर के पास आते हुए उसके एक हाथ को पकड़ता है और कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, और फिर वो उसे खाने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसकी आंख गोल्डन कलर में चमक रहा था और वो एक राक्षस की तरह कहता है मेरे सामने जो भी ताकतवर मॉन्स्टर आएगा मैं उससे खा जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ताकतवर बनना है, सबसे ज्यादा ताकतवर। सिंसिट होता है कुछ टाइम के बाद और एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मॉम झट से उठता है और वो कहता है मैं तो पहाड़ी में था, मैंने अपने होश को कैसे खो दिया। तभी उसके सामने क्रिस बैठा हुआ था और उसका मॉम कहती है मेरे को कुछ भी याद नहीं है उस पहाड़ी में क्या क्या हुआ था। क्रिस सोचता है क्या आपको कुछ भी नहीं पता? और वो मन ही मन सोचता है थैंक गॉड वो ये सब कुछ भूल गए, नहीं तो अपनी पूरे लाइफ इसके बारे में सोचते हुए पश्चाताप करती रहती। भाई वो मोबाइल में न्यूज को देखता है और वहाँ पर बताया गया था कि पहाड़ी में आग लग चुका है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और कुछ लोग आहत हुए हैं। भाई क्रिस उसी न्यूज को उसके मॉम को दिखाते हुए कहता है अब कभी भी पहाड़ी में मत जाएगा, ठीक है ना? तभी उसका मॉम कहता है कुछ लोगों ने कहा था कि तुम्हारे डैड को इनरंग माउंटेन पर देखा गया है, इसके कारण से मैं वहाँ पर चेक करने के लिए गई थी। भाई क्रिस वहीं पर रुक जाता है और वो मन ही मन सोचता है मेरे डैड भी पहाड़ी में गायब हो चुके थे, और वो याद करता है अपनी अंधेरी अतीत को। वो एक छोटा सा 8 से 9 साल का बच्चा था, उसके सामने किसी बड़ी सी जीव का परछाई थी और उसके चेहरे के ऊपर किसका खून टपक रहा था, उसके चेहरे से काफी ज्यादा पसीना गिर रहा था। दिखाया जाता है हवा में काफी ज्यादा खून नीचे गिरता है और ये असल में किसी इंसान का था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा और काफी खौफनाक मॉन्स्टर था जो कि एक इंसान को अपने एक हाथ के साथ पकड़ते हुए उसे खा रहा था। तो क्या यही क्रिस का डैड है? ये हमें अभी के टाइम नहीं बताया जाता, शायद से फ्यूचर में बताया जाएगा। भाई क्रिस अभी के टाइम पूरी तरीके से शॉक होते हुए एक ही जगह पर फ्रीज हो चुका था और वो अचानक से कहता है ये कौन सी मेमोरी मेरे को याद आ रहा है। तभी पीछे से उसका मॉम बुलाती है, इसके कारण से वो अपने शॉक से निकल जाता है और वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है और उसका मम्मी कहता है मुझे पता है आजकल के कंपनी के काम काफी ज्यादा ही टफ होते हैं, तुम्हें बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है ना बेटा? भाई क्रिस हंसते हुए कहता है नहीं आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे इसमें कंफर्टेबल हो जाऊंगा। भाई फिर से गांगवान गवर्नमेंट बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर गुस्से के साथ कहता है ऑफिसर क्रिस रॉली। भाई दिखाया जाता है क्रिस दरवाजे के पास चुपके से खड़ा हुआ था और वो मन ही मन सोच रहा था अब इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो धीरे से दरवाजे को ओपन करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग मैम। भाई मैनेजर गुस्से के साथ कहती है तुम कल के दिन कहाँ पर गायब हो चुके थे? भाई आशीष कहता है इसका आंसर तो काफी ज्यादा इजी है, इसके जैसे डरपोक मॉन्स्टर के अलार्म को सुनते ही भाग गया था। भाई क्रिस बस सॉरी कहता है। तभी मिस बेली उठते हुए कहती है वो मैं बोलना तो भूल ही गया, कल के दिन उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब था, इसके कारण से मैंने उसे कहा था घर जाने के लिए। इससे क्रिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कैप्टन बेली मेरे को बचाने का क्यों कोशिश कर रहा है। तभी कैप्टन बेली अपने कोल्ड फेस के साथ उसकी तरफ देखता है। तभी मैनेजर कहती है तुम मजाक कर रहे हो, तुम इतने इंपॉर्टेंट एक चीज बोलने में कैसे भूल सकते हो? तभी बेली बस सॉरी कहता है और कुछ ही टाइम के अंदर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। फिर अचानक से पीछे से अलार्म बजने लगता है जिससे कि वो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और बेली अपने जैकेट को पहनते हुए आगे बढ़ते हुए कहती है मैं वापस आने के बाद बाकी का बहस कर लूंगी। तभी क्रिस भी आगे बढ़ते हुए कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब ये सुनकर तो वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा ही शॉक हो चुके थे क्योंकि क्रिस हमेशा फाइट को अवॉइड करना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है और एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन बेली, क्रिस और इंस्पेक्टर मान पहुंच गया था। वो सभी लोग चढ़ते हुए काफी ज्यादा ही थक चुके थे। तभी क्रिस कहता है मेरे को माफ कर देना, आपको मेरे लिए इतना ज्यादा डांट सुनना पड़ा। वही बेली आगे बढ़ती हुई कहती है नहीं इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे कड़े कड़े शब्द कहते, इसके कारण से शायद से तुम हार्ट हुए होगे। वैसे तुम वापस से आने के बारे में कैसे सोचे? तभी क्रिस कहता है क्योंकि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। इससे कैप्टन बेली थोड़ा सा शॉक होता है। तभी दिखाया जाता है उन धुएं के अंदर से किसी बड़े से मॉन्स्टर के परछाई को। वो सभी लोग तैयार हो चुके थे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने
करने के लिए। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर एक टाइटन की तरह था जो कि आगे बढ़ते हुए लड़कियों की तरह कहता है मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। भाई बेली कहती है देखो ये एक लेवल 2 का मॉन्स्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसे बहुत ही कमजोर सोच सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन एक 5 लेवल के डिमन ने इनवांग माउंटेन में पूरे के पूरे टीम को ही खत्म कर दिया। भाई क्रिस काफी ज्यादा शॉक होता है और वो मनी मन सोचता है मैंने तो वहाँ पर कल जाकर फाइट किया था। तभी साइड से इंस्पेक्टर मान कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हेडक्वार्टर के टीम बहुत ही जल्द वहाँ पर पहुंच चुके थे, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। हेडक्वार्टर के लोग काफी ज्यादा कूल है क्योंकि वहाँ पर लेवल 7 से एबिलिटी यूजर मिनिमम होते हैं। भाई क्रिस सोचता है ये कैसे मजाक है, मैंने इतने तकलीफ से उसे हराया और मेरा पूरा क्रेडिट किसी और को मिल रहा है और मैं इनको बता भी नहीं सकता कि मैंने ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था, क्योंकि अलार्म बजने से बहुत पहले ही मैं ऑफिस को छोड़कर निकल गया था और ये लोग मेरे को बहुत ही ज्यादा कमजोर भी सोचते हैं, फिर मेरा बहुत ज्यादा मजाक बन जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करे। तभी कैप्टन बेली कहती है ये राक्षस कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो राक्षस अपने दोनों हाथ को बगल में डालकर खुजला रहा था। तभी क्रिस आगे आते हुए बेली और मान को रोकता है और वो कहता है मैं इसके साथ फाइट करूंगा, तुम दोनों बस देखते रहो। तभी बेली कहती है अरे तुम रुक जाओ, और मान कहता है एक लेवल 1 के एबिलिटी यूजर किस तरीके से एक लेवल 2 के साथ फाइट करेगा, क्या ये कोई कर भी सकता है? तभी क्रिस कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, और वो उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर अपने बालों को सेट करते हुए दिखाया जाता है उसके फोरहेड पर वो मिरर डिमन का एबिलिटी एक्टिव हो चुका था और वो कहता है अब फाइनली टाइम आ चुका है जब मैं अपनी ताकत को दिखाऊं और इस मॉन्स्टर को सबके सामने हराऊं। मैं अब बिना खाए इस मॉन्स्टर के एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है वो अपने दोनों हाथ को फैलाता है, फिर वो भी अपना बगल खुजलाने लगता है और वहाँ से काफी ज्यादा बदबू निकल रहा था जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के नाखून के अंदर जाता है और वो अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है ये तो मेरा पावर है, तुम मेरे पावर क्यों यूज कर रहे हो? भाई क्रिस भी काफी ज्यादा ही डिस्गस्ट फील कर रहा था, उसके आंखों से नाकों से पानी निकल रहा था। वो कहता है इतना बदबू कैसे हो सकता है, और फिर एक मुक्का बनाते हुए कहता है मैं ऐसे हार नहीं सकता, और वो आगे बढ़ते हुए दोबारा से अपने बदबू फैलाने लगता है और उन दोनों का बदबू का फाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मान का हालत खराब हो चुका था। वो कहता है ये किस तरीके का फाइट है, ये तो लग रहा है केमिकल गंध का युद्ध स्टार्ट हो चुका है, मेरे को यहाँ पर सांस नहीं आ रहा। तभी वो साइड में देखता है और लेवल 7 के कैप्टन बेली का भी हालत खराब हो चुका था और वो बेहोश होने लगता है। मान कहता है लेवल 7 के एबिलिटी यूजर इस तरीके से बस गंध के द्वारा कैसे बेहोश हो सकती है। भाई क्रिस भी इसे नोटिस करता है और वो मनी मन सोचता है मेरे को किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इनवांग माउंटेन की तरह मेरा टीम भी खत्म हो जाएगा। और वो जोर जोर से हाथ को हिलाते हुए कहता है मैं तुमसे ज्यादा तेजी से गंध निकाल सकता हूँ। और उसके नाक से, मुंह से, आंखों से कहां कहां से पानी निकल रहा था, इसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। भाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उन दोनों का गंध का फाइट काफी इंटेंस लेवल तक पहुंच जाता है। फिर वो दोनों अपने मैक्सिमम लिमिट पर गंध फैलाने लगता है और क्रिस कहता है मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता, अब इसे लो। और उसके साथ वो अपने सारे पसीने को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जो कि सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के फेस पर लगता है और इसी के कारण से वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। भाई क्रिस अब धीरे धीरे शांत होता है, वो थोड़ा सा खांसता है, फिर पीछे घूमते हुए कहता है देखा मैं जीत गया। और वो दोनों पत्थर बनकर उसको देख रहा था। वो दोनों ऑलमोस्ट अपने मौत को छूकर टक से वापस आ गया। तभी वो सब एक छोटी सी नदी में अपने चेहरा धोता है और बेली क्रिस को देखता है और कहती है तो तुम राक्षसों को खाने के बाद उसके एबिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे एब्सॉर्ब कर सकते हो। क्रिस उठते हुए हाँ में जवाब देता है और वो कहता है मैंने लास्ट टाइम एक मिरर डिमन को खाया था जिसके कारण से मेरे पास ये पावर आ चुका है, और जब मैंने इस मॉन्स्टर को देखा तब मैंने इसके भी एबिलिटी को कॉपी कर लिया। तभी मान कहता है ये देखो मेरी तरफ, मैं जीत गया। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है ये बहुत ही हिलेरियस एबिलिटी है, तुम इतने बदबू फैलाने के बाद किस तरीके से क्लेम कर सकते हो कि तुम जीत गए? ऐसे बगल खुजलाने के एबिलिटी होने से अच्छा कोई बिना एबिलिटी के मर जाए। भाई क्रिस भी काफी ज्यादा ही शर्मिंदा था। तभी कैप्टन बेली आगे आते हुए कहती है नहीं तुमने बहुत ही अच्छी काम किया और तुमने बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी किया है। और ये एप्रिसिएशन सुनकर क्रिस का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। और तभी कैप्टन बेली बहुत ही सीरियस होकर कहता है दोबारा अगर इस एबिलिटी का इस्तेमाल करे तो देखना पहले कि तुम किस राक्षस के एबिलिटी को कॉपी कर रहे हो। और ये सुनकर क्रिस के बॉडी में दोबारा से बिजली दौड़ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हुए कहता है तो हम जरा सा जंगल के अंदर सारे डिवाइस को चेक करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से काम भी कर रहा है। भाई क्रिस बहुत ही टायर्ड हो
हो चुका था और वो उसी जगह पर बैठकर सोचने लगता है और वो मन ही मन कहता है यही मेरा टाइम है, मेरे को पास्ट के सारे फेल्योर्स के बारे में भूलकर अपने आप को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी उसके पीछे से एक साया उसके ऊपर गिरता है और क्रिस भी इसे नोटिस करते हुए पीछे की तरफ घूमता है। वहाँ पर एक आदमी था, वो कहता है क्या तुम क्रिस रॉली हो? भाई क्रिस उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देख नहीं पाता और ये असल में एम्परर जीन था। वो कहता है क्या तुमने इनवांग माउंटेन में 5th लेवल के राक्षस को खत्म किया है? मेरे को सच सच बताओ, तुम अपने 1 लेवल के एबिलिटी के साथ उस मॉन्स्टर को सच में खत्म किया है? भाई क्रिस हाँ में जवाब देता है। तभी जीन हंसता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सियोल के हेडक्वार्टर में एज ए मेंबर ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। भाई क्रिस तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या सियोल के हेडक्वार्टर में एज ए इंस्पेक्टर? भाई जीन हाँ में जवाब देता है और वो कहता है क्या तुमने सियोल के हेडक्वार्टर के टीम के बारे में सुना है? तो क्रिस हाँ में जवाब देता है और वो कहता है वो लोग तो काफी ज्यादा इलाइट पावर हाउस है, बट मैं ही क्यों? तो जीन मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मेरे को लगता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल छुपे हुए हैं। क्रिस इससे थोड़ा सा हैरान होता है। भाई सीन थोड़ी देर पहले शिफ्ट होता है जहाँ पर सोनिटा घर के अंदर आता है और पूछता है प्रेसिडेंट आप किस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऐसे ही पोस्टपोन कर सकते हैं और अभी के टाइम आप कहाँ जा रहे हैं? भाई जीन हंसते हुए कहता है एक नए बंदे ने मेरे अटेंशन को अपनी तरफ करा है, मैं उसे रिक्रूट करने के लिए जा रहा हूँ गोंगवान टीम के अंदर से। सोनिटा एक मुस्कुराहट के साथ कहता है क्या वो आपका लड़का आशीष चाचून है? और दोस्तों आशीष असल में इस पूरे टीम के जो लीडर है उसका लड़का है। जीन कहता है नहीं, मेरे वाइफ के साथ डिवोर्स के बाद से वो मेरे को हेट करता है, वो मेरे से बात नहीं करता और अभी के टाइम में जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तभी वो एक पेपर को देखता है और सोनिटा कहता है ओ तो शायद से इसी लड़के के कारण से वो सारे मॉन्स्टर एक साथ धरती में आ गया था, है ना? भाई जीन हंसते हुए कहता है हाँ मेरे को लगता है। सीन शिफ्ट होता है और एक हेल डोर को दिखाया जाता है जो कि किसी के घर के ऊपर खुला था और उसके अंदर से पीला धुआं हर तरफ फैलने लगता है और दिखाया जाता है उसके अंदर से एक अजीब सा छोटा सा डिमन नीचे लैंड करता है और वो एक फ्रिज को ओपन करता है। वो देखने में एक मोमी की तरह था। वापस से सीन गोंगवान के गवर्नमेंट ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर क्रिस काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे हेडक्वार्टर से सीधा ऑफर लेटर आया है और वो बहुत ही खुश होकर कहता है हेडक्वार्टर में जॉब करना तो सभी के लिए ड्रीम है, ये तो काफी ज्यादा ही ऑसम है, बट मैं रेकलेसली डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि उन लोगों को सबसे ज्यादा डेंजरस राक्षस का सामना करने के लिए भी भेजा जाता है और मेरे लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी मायने रखता है। बट सोचो तो जरा, कोई इतना ज्यादा ताकतवर, कोई इतना ज्यादा ऊंचे लेवल से आकर मेरे पावर को पहचाना है, मेरे को काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तभी सामने से आशीष कहता है ये तुम लेवल 1 के? क्रिस उसके तरफ देखता है और आशीष कहता है तुम इतने पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये काफी ज्यादा ही भायात देखने में लग रहा है, इसमें कोई भी दौरा ही नहीं है कि तुम्हारे जैसे कमजोर बस पूरे दिन ऑफिस के अंदर ऐसे ही हंसते खेलते हुए टाइम को वेस्ट करता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरते हो। तुम्हें पता है यहाँ पर सभी को सियोल के हेडक्वार्टर में चांस मिल जाएगा बस तुम्हें छोड़कर। भाई क्रिस को तो पहले ही ऑफर लेटर मिल चुका था और वो कहता है क्या तुम मेरे को कमजोर कह रहे हो? और इस टोंटिंग को सुनकर आशीष काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ जवान लड़ा रहे हो? तुम्हारे जैसे एक हीरो जो कि अपनी बगल खुजला कर मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है, ये भी कोई एबिलिटी हुआ? और ये बात उसके दिल को चीर देता है और वो कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और वो साइड में देखता है, वहाँ पर मान अपने हाथ को हिलाते हुए सभी को बता रहा था कि क्रिस ने किस तरीके से फाइट किया था और वो हाथों को पंचों की तरह लहरा रहा था, जो देखकर टीम लीडर हंसते हंसते रो पड़ता है और फिर वो क्रिस की तरफ देखता है और फिर दोबारा से जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मैनेजर आते हुए कहता है तुम सबके सब क्रिस को हैरेस करना बंद करो, उसे टीज मत करो। भाई क्रिस को मैनेजर के अंदर एक उम्मीद का किरण दिखता है, बट तभी मैनेजर भी उसे अप्रिशिएट करते हुए कहता है देखो अब तुम्हें बाथरूम के अंदर छुप के रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता था तुम्हारे पास इतने अच्छे खासे स्किल है और तुम फाइट करने से डर रहे थे। देखो इसी के कारण से गॉड ने तुम्हें कितना अच्छा खासा स्किल दे दिया है, अब तुम दूर से रहकर ही राक्षस के साथ फाइट कर सकते हो। भाई ये सब सुनकर क्रिस का फिर से मूड बिगड़ जाता है और फिर क्रिस शर्माते हुए मिस बेली की तरफ देखता है। भाई बेली कॉफी खा रहा था और फिर वो अपने मोबाइल को निकालता है जहाँ पर एम्परर जीन का नंबर था और वो याद करता है कि जीन ने कहा था जब भी तुम अपने डिसीजन ले लो बस इस नंबर में एक कॉल कर देना। भाई क्रिस भी सोचता है मेरे को साहब से हेडक्वार्टर में चले जाना चाहिए जिससे मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पर रहते हुए मेरे को हर दिन ट्रोल होना ही पड़ेगा। तभी कैप्टन बेली उठते हुए कहता है लेवल 2 के एक राक्षस का अलर्ट जारी करा गया है तो हमें अभी अभी निकलना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है कोई किसी के हाथ को पकड़ता है और यहाँ पर असल में आशीष ने बेली के हाथ को पकड़ा था और आशीष कहता है मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्रिस और मैं इस बार जाएंगे उस मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए, प्लीज हम दोनों नए बंदे को भी एक साथ फाइट करने का मौका दीजिए। भाई सीन शिफ्ट होता है और एक पहाड़ी के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आशीष और क्रिस पहाड़ी में चढ़ रहा था, जहाँ पर आशीष काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ उस मॉन्स्टर के पास ऐसा कौन सी स्किल है और मैं उसे कुचलना चाहता हूँ। भाई
भाई क्रिस पीछे से सोचता है ये इंसान नहीं बल्कि एक साइको है, इसके साथ में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, नहीं तो मैं भी एक पागल बन जाऊंगा। मेरे को जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट कर सियोल के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाना है। तभी आशीष कहता है ये क्या है, लगता है ये काफी ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तभी क्रिस कहता है अब तुम्हें क्या हुआ? तो आशीष कहता है कि तुम्हारी भी आंख उन राक्षस की तरह बंद है, सामने देखो उस घर के अंदर से पीला धुआं निकल रहा है। भाई क्रिस सोचता है क्या एक घर के अंदर से, मतलब इस घर के अंदर वो राक्षस है। और आशीष आगे बढ़ जाता है और वो दोनों घर के कोठियार्ड में एंट्री लेता है। और आशीष कहता है यहाँ का धुआं काफी ज्यादा ही डेंस है, लगता है कम से कम यहाँ पर 4 लेवल का राक्षस आया होगा या फिर उससे भी हायर लेवल का भी हो सकता है। तभी दिखाया जाता है पूरे घर के अंदर बहुत ज्यादा ही फॉग फैल गया था और वो सब एक ही घर के दरवाजे के पतले दरारों से निकल रहा था। भाई वो दोनों ही घर के अंदर एंट्री ले लेता है। क्रिस आशीष को रोकते हुए कहता है ये तुम ऐसे बिना देखे आगे मत बढ़ो, पता नहीं वो राक्षस कहाँ से आ जाएगा, ये क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और वो दोनों घर के अंदर चलता ही जा रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर वो उस दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है जिसका अंदर से वो सारा धुआं निकल रहा था। और आशीष कहता है लगता है इसी घर के अंदर वो डीमन है और वो दरवाजे को खोलने का कोशिश करता है और वो समझ पाता है ये दरवाजा तो लॉक है। फिर क्रिस वापस से आशीष के सामने आते हुए कहता है ये तुम रुक जाओ, हमें नहीं पता वो मॉन्स्टर किस तरीके का है, पहले हमें उसे समझने का जरूरत है। भैया आशीष तो सुनने वालों में से नहीं था और वो अपने हाथ को पीछे लेते हुए उस डीमन ग्लव्स को पहन लेता है और वो कहता है चलो मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। और वो अपनी एक उंगली को तोड़ देता है। वहाँ पर एक शॉक वेव तो बहता है जिससे क्रिस थोड़ा सा घबराता है, बट दिखाया जाता है वो दरवाजा टूटता नहीं है। इसे आशीष काफी ज्यादा ही हैरान होता है क्योंकि वो एक 7 लेवल का डीमन एबिलिटी यूजर था और वो शॉक होते हुए सोचता है लगता है इस घर के अंदर जो राक्षस है उसका लेवल 7 से भी ज्यादा हो सकता है। और वो चाबी लगाने के छोटी सी होल से उस राक्षस को देखने का कोशिश करता है और वहाँ पर एक चेयर के साइड में वो छोटा सा गॉब्लिन और मॉमी का हाइब्रिड राक्षस बैठा हुआ था। क्रिस भी उसे देखने का कोशिश करता है और वो कहता है ये राक्षस तो काफी ज्यादा छोटा है और देखने में भी काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। बट आशीष दीवार में अपने हाथ ठोकते हुए कहता है तुम यहाँ पर मजाक करे हो, मैं एक 7 लेवल के एबिलिटी यूजर हूँ, तो इसका मतलब है वो राक्षस 7 लेवल से भी हायर लेवल का है। और 7 लेवल से भी हायर सुनकर क्रिस तो पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। बट आशीष घबराता नहीं है और वो अपने हाथों को टाइट करते हुए एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है फाइनली मेरे को एक स्ट्रॉन्ग राक्षस के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। भाई क्रिस वहां से दौड़ते हुए कहता है मैं अभी अभी हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करता हूँ, हम दोनों मिलकर इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। और वो मेन दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलने का कोशिश करता है और तभी उसे समझ में आता है ये दरवाजा खुल नहीं रहा। वो जोर जोर से धक्का लगाता है फिर भी कोई फायदा नहीं और वो समझ पाता है शायद से वो राक्षस ये काम कर रहा है। और वो पीछे घूमता है जहाँ पर आशीष जोर जोर से उस दरवाजे में किक मार रहा था, पंच मार रहा था और वो साइको की तरह हंस भी रहा था, बट कोई फायदा नहीं, वो दरवाजा नहीं खुलता। भाई क्रिस भी बाहर जाने के दरवाजे को नहीं खोल पाता और क्रिस मन ही मन सोचता है वो 7 लेवल से भी हायर लेवल का है। वो 5th लेवल के राक्षस के साथ फाइट करते हुए मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। मेरे को नहीं पता इसका पावर किस तरीके का है, बट मैं किसी भी तरीके से रिस्क नहीं ले सकता। मेरे को क्या करना चाहिए? तभी दिखाया जाता है आशीष के सारी उंगली टूट गए थे, बट वो फिर भी इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया था और उस दरवाजे से फॉग और भी तेजी से निकलने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस विंडो को तोड़कर बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था। वो एक लोहे के चेयर से एक शीशे के विंडो पर मार रहा था, बट वो शीशा नहीं टूटता है। क्रिस पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, वो यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था और तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो जमीन में गिर जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अपने सिर को ऊपर उठाता है, वो जंप करने लगता है। दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा? क्या क्रिस और आशीष यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या फिर यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइज अभी भी छुपे हुए हैं? नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल में नए हो या फिर इस सीरीज अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए और सुनते रहिए बाज यानी 2.0। गुड बाय। और दुनिया में अपना रंग बदलते रहे। दुनिया में अपना रंग बदलते रहे।